क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्लूइड फ्लो ओनली कन्वेक्टिव एक्सेलरेशंस। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ फ्लूइड फ्लो हैज ओनली कन्वेक्टिव एक्सेलरेशंस, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लो इज स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो टोटल एक्सेलरेशंस ऑफ ए फ्लो इज गिवन बाई लाइक डी वी बाई डी टी होता है, डेल डी बाई डेल टी एंड मल्टीप्लाई बाई यू डेल बी बाई डेल एक्स and b into del b by del y, w into del b by del y by del z, and total derivative will be this. So आप समझते हैं इसको, material and substantial derivatives, this is total differential d by t, it is known as material or substantial derivative with respect to the time. जो ये फर्स्ट टर्म होती है del y del t, दिस इज ऑल्सो नोन एज टेम्पोरल और लोकल डेरिवेटिव्स। ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज विद टाइम एट ए फिक्स्ड पोजिशंस। बाकी की जो रिमेनिंग लास्ट थ्री थी, दीज आर, दिस इज टुगेदर नोन एज कन्वेक्टिव डेरिवेटिव्स। दिस कन्वेक्टिव डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द टाइम रेट ऑफ चेंज ड्यू टू चेंज इन पोजिशन इन द फील्ड। एंड यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन किसके लिए, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशंस ओनली कब होता है, जब लोकल एक्सेलरेशन जीरो होता है और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन डज नॉट जीरो होता है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। तो इसके कारण जो फ्लो होता है वो स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसकी कंडीशंस के अगर बारे में बात करें, मटेरियल एक्सेलरेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में, तो जो मटेरियल एक्सेलरेशंस होता है, पहला मैंने आपको बताया था टेम्पोरल, दूसरा बताया था मैंने कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट केस के बारे में देखेंगे, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। इसमें कन्वेक्टिव और टेम्पोरल दोनों ही जीरो होते हैं, तो ये फ्लो स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म बनता है। दूसरी बात करते हैं कि अगर टेम्पोरल जो एक्सेलरेशन वो ज़ीरो है और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, मतलब नॉन ज़ीरो है, तो वो स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बनता है। उसके बाद में अगर टेम्पोरल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो होता है, तो वो अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो बनता है। नेक्स्ट आता है, अगर टेम्पोरल और कन्वेक्टिव अगर दोनों ही एग्जिस्ट करता है, तो वो अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोग्राफ और सिग्निफिकेंस बेस ऑफ फ्लो के बारे में। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस बेस फ्लो इन हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज़ द पोर्शन ऑफ रन ऑफ ड्यू टू ग्राउंड वाटर। यहाँ पर बेस फ्लो सेपरेशन इन यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी के अंदर जो क्या ऑब्जर्व्ड है कि स्ट्रीम फ्लो हाइड्रोग्राफ जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट से बन के बना होता है। किस किस से, डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो के। अब बेस फ्लो क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रीम। एंड जो बेस फ्लो होता है वो नॉट कोज डायरेक्टली बाय द रेनफॉल एक्सेस के कारण बेस फ्लो नहीं होता है। दूसरा बात करता है इसके अंदर हाइड्रोग्राफ के अंदर यूनिट हाइड्रोग्राफ डेवलपमेंट। दिस इज ओनली रन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द इफेक्टिव रेनफॉल, दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ शुड बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट आता है बेस फ्लो सेपरेशन। दिस इज कैरिड आउट to remove groundwater component from the total hydrograph. नेक्स्ट दे रखा है टाइम कंसंट्रेशंस ऑफ द कैचमेंट। क्वेश्चंस क्या कहता है, टाइम कंसंट्रेशंस ऑफ द कैचमेंट डिपेंड प्राइमरली ऑन द, ये डिपेंड करता है, यहाँ करेक्ट आंसर जो होता है इसका, लेंथ एंड स्लोप ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेवल पाथ एंड सरफेस रफनेस पे ये डिपेंड करता है। अब समझते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की डेफिनेशन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर सरफेस रन ऑफ टू ट्रेवल फ्रॉम हाइड्रोलिकली मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑफ बेसिन टू द आउटलेट। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो इससे बनता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ओवरलैंड फ्लो एंड चैनल फ्लो टाइम से। तो अब समझते हैं ओवरलैंड फ्लो क्या होता है, इसको सीट फ्लो भी बोलते हैं। ये फेज ऑफ रन ऑफ होता है कब, जब वाटर फ्लो एज ए सीट ऑन ए प्लेन लैंड। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन में चैनल फ्लो टाइम ड्यूरिंग विच रन ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल अप टू द गेजिंग साइट। ये डिपेंड करता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन स्लोप पे, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर और फ्लो पाथ पर। इन द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हाइड्रोग्राफ एनालिसिस डेफिनेशन जो होती हैं वो टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम एंड ऑफ एक्सेस रेनफॉल टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
ग्राफ के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? राइजिंग लिम्ब, पीक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड रिसेशन लिम्ब, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोग्राफ्स के। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट एरिया ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट सेक्शन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट कॉलम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील बार एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉन्क्रीट AS और ACA। तो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट क्या होगा? तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट मॉडुलर रेशियो इनटू एरिया ऑफ स्टील। अब समझते हैं इक्विवेलेंट एरिया का यूज कब होता है। इसका यूज होता है व्हेन कंप्यूटिंग स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट सेक्शन। क्या? कंप्यूटिंग स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट सेक्शन। इक्विवेलेंट एरिया की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये यूजली स्टील हैज मच हायर स्ट्रेंथ पर क्रॉस सेक्शन एरिया देन कॉन्क्रीट। पर्पज देख लेते हैं। दिस इज मैक कैलकुलेशन इजियर एंड सिंपल। वॉट? इक्विवेलेंट एरिया। Equivalent area cross sections area of concrete replaced by the equivalent area of steel with the same strength equivalency. Equivalent area concept used to make section homogeneous. That's why we use the equivalent area. नेक्स्ट आता है इसके अंदर मॉडुलस रेशियो। ये डिफाइंड होता है रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। इसका जो फॉर्मूला होता है ये रहा, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेक्शन की। तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस मॉडुलस रेशियो इनटू एरिया ऑफ स्टील, ये इसका फॉर्मूला कंप्लीट करता है थ्योरेटिकली। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस डेवलप इन स्टील रिइंफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम, जिसमें दे रखी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सिंगली रिइंफोर्समेंट रेक्टेंगुलर बीम इज 300 mm। सेक्शन जो है वो ओवर रिइंफोर्स्ड एंड जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है x 120 mm below the top and maximum permissible stress in concrete sigma c 5 न्यूटन है। मॉडुलर रेशियो 18 है और स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील 135 है। ठीक है, तो ये पूछा है स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील इन द रिइंफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जो स्ट्रेस इन स्टील ऑब्टेन्ड बाय द रिलेशन वोट सिग्मा s बाई सिग्मा c इज इक्वल्स टू m इंटू d माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। जो ये सिग्मा s होता है ये स्ट्रेस इन स्टील होती है, ये जो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट होती है, मॉडुलर रेशियो है, इफेक्टिव डेप्थ और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये चीज़ें अपन को गिवन दे रखी हैं, इफेक्टिव डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मॉडुलर रेशियो। इनको फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं। सिग्मा s इज इक्वल्स टू m इंटू सिग्मा c इंटू डी माइनस एक्स बाई एक्स। तो मॉडुलर रेशियो 18 दे रखा है, 5 300 डिवाइड बाई माइनस 120 डिवाइड बाई 120। तो ये कट आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 120 इंटू 5 इंटू 18। सो 18 इंटू 5 इंटू 1.5। तो सिग्मा s बराबर आ जाएगा 135 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। फॉर ए प्रिज्मेटिक बीम कंडीशन फार एंड इज फिक्स्ड देन स्टीफनेस फैक्टर क्या होगा? 4EIYL। स्टीफनेस डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन एंड मूवमेंट रिक्वायर्ड पर यूनिट रोटेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे। पहला दे रखा है फॉर द फार एंड हिंज्ड being hinged supported if a unit rotation is to be caused at end A for the far end being hinged support, तो movement to be applied at the end हो जाएगा 3EIYL। so stiffness for the member 3EIL। next case जाता है for far end being fixed support if a unit rotation is to be caused at end A for the far end being fixed supported then movement to be applied for E/L होता है। तो stiffness for the member हो जाएगा for EI/L। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मूवमेंट एरिया मेथड्स इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट। मूवमेंट एरिया मेथड्स इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट। तो मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट समझ लेते हैं। मूवमेंट एरिया मेथड्स को, इसको मोहर मेथड्स भी बोला जाता है। मेथड जो यूटिलाइज्ड होता है एज ऑफ मोमेंट डायग्राम एक्चुअली MYEI डायग्राम से, जिसका पर्पज होता है वो इवेलुएट करता है स्लोप और डिफ्लेक्शन एट ए सेक्शन पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ बीम।
कुछ नोट दे रखा है, ये जो एप्लीकेबल होता है वो बीम फ्रेम के लिए होता है। इसने अजम्पशन दे रखा है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्लोप इज अज्यूम्ड होती है। ये एप्लीकेशन कब नहीं होता, जब सडन ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्लोप एग्जिस्ट, इंटरनल हिंज एंड इंटरनल लिंक्स आर प्रेजेंट होती हैं, तब ये मेथड मोमेंट एरिया मेथड यूज़ नहीं होता है। इसकी पहली थ्योरम है चेंज इन स्लोप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ MEI डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। और साई कन्वेंशन अगर देखें इसके, तो एरिया टेकन पॉजिटिव इफ़ M/E डायग्राम इज पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, सेगिंग होगा। दूसरा थ्योरम्स देता है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी पर विद रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट एट पॉइंट ए। वेयर इज द डायग्राम कागज पे। सेव कर लेते हैं इसको, अलग से देखेंगे इसका। नेक्स्ट आ जाता है कंट्यूरिंग। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्यूरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोजर ऑफ कंट्रोल लाइन ऑन ए मैप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल लाइन मस्ट बी क्लोज बट कैन रिमेन आउटसाइड द विजुअल लिमिट ऑफ द मैप। कंटूर ओ क्लोजर ऑफ कंट्रोल लाइन ऑन द मैप, दैट इज करेक्ट आंसर। Accurate statement regarding the closure of the control line on a map. The correct answer, control line must close but can be remain outside the visible limit of the map. कंट्रोल लाइन क्या होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है जॉइंट पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशंस ऑन द मैप। फंडामेंटल प्रॉपर्टी देखें तो कंट्रोल लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। सो क्लोज लूप्स के बारे में बात करें, मे बी क्लोज विद इन द मैप ऑफ बाउंड्री, मे क्लोज आउटसाइड द लिमिट ऑफ द मैप। व्हेन कंट्रोल लाइन रीच एज ऑफ मैप, तो continuous beyond of the boundary, eventually closed outside the visible area. Therefore, contour line must close, not required to the close within the map border. So importance क्या होगा, ensure continuity of terrain representing in a topographic maps. कुछ अलग चीज़ दे रखी है, कंटूर इंटरवल ये क्या होता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस होती है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स लाइन ऑन द मैप। दूसरा होती है इंडेक्स कंटूर, ये थिकर कंटूर लाइन होती है ड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल, जिसका पर्पज होता है मैक रीडिंग एलिवेशंस इजियर। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री कंटूर, ये डैश्ड कंटूर लाइंस होती हैं, ये यूज टू रिप्रेजेंट होती है स्मॉल चेंज इन द एलिवेशन। ये लोकेशन होती है बिटवीन रेगुलर इंटरवल्स। जो प्लांट ट्रीट हो रहा है वो 50,000 मीटर क्यूब पर डे हो रहा है। इन्फ्लुएंट BOD 300 मिलीग्राम पर लीटर है, एफ्लुएंट 20 मिलीग्राम पर लीटर है। तो कैलकुलेट करना BOD लोड रिमूव्ड पर डे, ठीक है। तो कैलकुलेट BOD लोड रिमूव्ड का क्या फॉर्मूला होता है, BOD लोड रिमूव्ड इज इक्वल्स टू Q इंटू BOD इन और आउट। तो यह दे रखा है आपको इन और आउट, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द राइट आंसर 14,000। बात करते हैं लेबलिंग के बारे में। क्या दे रखा है, इन प्रिसाइज लेबलिंग प्रोसीजर यूज टू एलिमिनेट सिस्टमेटिक एरर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेबलिंग। चलिए समझते हैं रेसिप्रोकल लेबलिंग के बारे में। दिस इज प्रोसीजर यूज टू प्रिसाइज लेबलिंग। इसका जो पर्पज होता है वो एलिमिनेट करने का होता है सिस्टमेटिक करेक्शंस को। अब ये सिस्टमेटिक करेक्शंस अकर होता है ड्यू टू किसके कारण, इंस्ट्रूमेंटल इम्परफेक्शंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट आता है इन रेसिप्रोकल लेबलिंग मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम बोथ डायरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसकी प्रोसेस करती है हेल्प इन कैंसलिंग आउट द एरर ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शंस। रेसिप्रोकल लेबलिंग कॉमनली यूज होती है व्हेन लेबलिंग अक्रॉस द रिवर और वैलीज। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फ्लाई लेबलिंग क्या होती है, ये जो मेथड्स होता है रैपिड और लेस प्रिसाइज मेथड्स ऑफ लेबलिंग होता है, ये यूज किया जाता है टू डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट एवोल्यूशन के लिए। इसको आल्सो यूज्ड, फ्लाई लेबलिंग आल्सो यूज टू एस्टेब्लिश टेम्परेरी बेंचमार्क। प्रोफाइल लेबलिंग के बारे में बात करें तो दिस इज यूज टू डिटरमाइन एलिवेशंस ऑफ पॉइंट अलॉन्ग ए फिक्स्ड लाइन लाइक रोड और कैनाल्स। तो कॉमनली अप्लाइड इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और अलाइनमेंट प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं डिफरेंशियल लेबलिंग के बारे में। ये जो मेथड्स होता है ये एक प्रिसाइज मेथड्स होता है, दिस इज यूज टू डिटरमाइन एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। फर्स्ट आता है यूज व्हेन द हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट का। क्वेश्चंस दे रखा है मैप प्रिपेयर्ड टू द स्केल दे रखा, बंद रेशो बाई 4000 एंड लेंथ ऑन द मैप दे रखा 0.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चंस क्या पूछा है, रियल वर्ल्ड मेजरमेंट्स।
ठीक है, तो मैप ऑफ स्केल इतना दे रखा है, मैप ऑन 1 यूनिट ऑन मैप इज इक्वल्स टू 4000 यूनिट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड डिस्टेंस कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ग्राउंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मैप इनटू स्केल। तो स्केल कितना दे रखा है, ये मैप डिस्टेंस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में 2000 सेंटीमीटर के अंदर आएगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिशन लेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला B²/CL होता है, B³ सॉरी, ये रहा। B की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है। तो अपन को क्या निकालना, वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन लेंथ। तो जो होती है L लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होती है, स्पीड होती है, रेडियस ऑफ कर्व होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है C। तो हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, B इज इक्वल्स टू 80 × 1000 डिवाइड बाई C कितना दे रखा है 0.5, किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा है। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसको हमको वो उसमें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो B बराबर आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकंड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा है। अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें 22/2³ डिवाइड बाई 0.5 × 300 और ये आ जाएगा 73 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलम का है। एक कॉलम में भी डिफाइंड एज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल कैरिंग एन एक्सियल कंप्रेशन लोड। कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक कॉलम इज प्राइमरली डिजाइंड टू कैरी एक्सियल कंप्रेसिव लोड। स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट की बात करें तो दिस इज वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है। एंड इंपॉर्टेंस समझे तो क्रिटिकल कंपोनेंट इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है। दिस इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। कॉलम के फंक्शंस के बारे में समझें तो प्रोवाइड वर्टिकल सपोर्ट एंड ट्रांसफर लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर अबव टू द फाउंडेशन बिलो। दिस इज रेजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्ट बकलिंग एंड बेंडिंग फोर्स। डिज़ाइन रिक्वायरमेंट की बात करें तो प्रॉपर डिज़ाइन एंड मटेरियल सिलेक्शंस आर एसेंशियल टू इंश्योर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी के लिए। कॉमनली जो यूज होता है बिल्डिंग, ब्रिज एंड अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की देखें तो कंप्रेशन मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर होता है सब्जेक्टेड टू एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स होता है लाइक कॉलम, स्ट्रट और पियर्स। स्लेंडरनेस रेशियो की अगर बात करें तो डेफिनेशन जो होती है स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ टू द लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। इफेक्ट बात करें तो हायर स्लेंडरनेस रेशियो मोर प्रोन टू बकलिंग होता है। मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात करें तो मटेरियल यूज्ड होता है स्टील, कंक्रीट, वुड और मैसनरी के लिए, जिसका इफेक्ट होता है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल डायरेक्टली अफेक्ट लोड बेयरिंग कैपेसिटी। तो ये वर्टिकल मेंबर होता है और कैरी करता है कंप्रेशन लोड। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम में क्या दे रखा है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ आरसीसी कॉलम 4.4 दे रखा है, डायमीटर 32 दे रखा है, स्लेंडरनेस रेशियो पूछा है उसने, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, कॉलम रेशियो इफेक्टिव लेंथ टू द लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशंस। तो 4.4 की लेंथ दे रखी है इफेक्टिव लेंथ और डी दे रखा है अपन को। तो कॉलम जो है वो जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, डायमीटर दे रखी है, तो आर बराबर हो जाएगा √I/A, ठीक है। तो आई क्या होता है इसका πd4/64 एंड इसका जो एरिया हो जाएगा πd²/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा d/4 क्या रेडियस, और डी कितना दे रखा है 32 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब मेन फार्मूला में पुट कर देते हैं इसको। तो लेमड़ा बराबर कितनी दे रखी है अपन को 4.4 मीटर, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा लेमड़ा बराबर 55। यूनिट कन्वर्जन हो गया था ना इस जगह में, ठीक है। तो 55 आंसर इसका स्लेंडरनेस रेशियो आ जाएगा। बात करते हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्ट्रक्चरल मटेरियल प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड स्ट्रक्चरल मटेरियल, हाई ब्रिटलनेस, हाई इलास्टिसिटी मटेरियल रिगेन ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन, लो क्रीप मटेरियल डज नॉट डिफॉर्म ओवर टाइम अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस,
हाई जो ब्रिटलनेस होती है ये नॉट डिज़ायरेबल होती हैं. ब्रिटल मटेरियल ब्रेक विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशंस. सो गुड होते हैं डक्टिलिटी मटेरियल कैन बी स्ट्रेच्ड और डिफॉर्म्ड विदाउट ब्रेकिंग. सो स्ट्रक्चरल मटेरियल्स शुड हैव बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड टफनेस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. इलास्टिसिटी की बात करें तो दिस इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेसेस. क्रीप क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म परमानेंटली अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस ओवर द टाइम. लो क्रीप मटेरियल होता है दिस इज प्रीफर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म. Structural application. Brittleness material fail without significant deformation making them unsuitable for the structural purpose. Ductility की बात करें तो ductility material can sustain large deformations before failure, making them ideal for the construction and manufacturing process. Final conclusion की बात करें तो high brittleness not a desirable property of a good structural material. नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में. एक स्टील की रोड है जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर, लेंथ बने और टेंसाइल लोड 30 किलोमीटर है. मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ये दे रखा है. पूछा है एक्सटेंशन ऑफ द लोड, तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा डेल्टा एल पी एल बाई ए जो निकाल लेंगे पाई डी स्क्वायर से. डी की वैल्यू 15 दे रखी है, लेंथ इतनी दे रखी है, लोड ये दे रखा है, प्लास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस दे रखा है. वैल्यू पुट करेंगे एंड वी विल गेट दिस फार्मूला डेल एल इज इक्वल्स टू 0.85. नेक्स्ट बात करते हैं बीम एंड स्लैब के बारे में. डीप बीम्स आर डिजाइंड फॉर ओनली बेंडिंग मोमेंट ओनली. समझते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456/2008 ए बीम सेल बी डीम्ड टू बी ए डीपर बीम व्हेन रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ LYD इज लेस देन. पहली कंडीशन क्या है? लेस देन 2 किसके लिए? फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एंड 2.5 फॉर द कंटिन्यूस बीम के लिए. जनरल रूल क्या है इसका, ये याद रखना. डिफरेंट कोड डिफाइंड डीप बीम्स इन ए डिफरेंट क्लियर स्पैन टू डेप्थ रेशियो. इफ डीप बीम्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिलेटिव स्मॉल स्पैन डेप्थ रेशियो, तो डिजाइन क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? डीप बीम आर डिजाइंड फॉर द बेंडिंग मोमेंट, और ये चेक्ड होती हैं किसके लिए? शेयर के लिए. तो की पॉइंट समझे तो डीप बीम्स डिजाइंड फॉर द बेंडिंग मोमेंट एंड चेक्ड फॉर द शेयर. अब बात करते हैं कंटिन्यूस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम. द रेशियो ऑफ एंड स्पैन लेंथ टू इंटरमीडिएट स्पैन लेंथ 0.9 आएगा. बात करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए. अकर्स इन इंटरमीडिएट सपोर्ट्स कैन नॉट अकर एट द एंड सपोर्ट. इंटरमीडिएट स्पैन की बात करें तो एट सपोर्ट नेगेटिव मोमेंट इज ए रिडिस्ट्रीब्यूट इनटू द बोथ डायरेक्शंस. तो एंड स्पैन की बात करें तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट टेक प्लेस. मोमेंट रिलेशन की बात करें तो मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पैन लेंथ होता है. तो पहली चीज़ क्या आती है इसमें? टू रिड्यूस नेगेटिव मोमेंट एट द सपोर्ट, तो स्पैन लेंथ इज रिड्यूस्ड स्लाइटली. अब आता है शेयर फोर्स. गुड अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स जनरेट एट द एंड ऑफ सपोर्ट. तो शेयर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द length of the span to reduce shear at end of support. End span is reduced to recommended ratio end span length proportional to the intermediate span length, generally taken as 0.9. तो की पॉइंट की बात करें तो इंटरमीडिएट सपोर्ट अलाउ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस. एंड सपोर्ट्स क्या होता है? ये रिक्वायर्ड करता है रिड्यूस्ड एंड स्पैन एंड रिड्यूस करता है नेगेटिव मोमेंट टू रिड्यूस शेयर फोर्स. बात करते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स के लिए. मोस्ट सुटेबल टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए वन ब्रिक बॉल. तो इसके लिए क्या आ जाएगा? हेडर. ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. मोस्ट सुटेबल बॉन्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए वन ब्रिक बॉल दैट इज हेडर बॉन्ड. क्या होती है इसकी डेफिनेशन? वन ब्रिक बॉल विड्थ ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक लाइक टिपिकली 9 इंच, और जो वाइड होती है 230 mm वाइड होती है, विच इज मोस्ट सुटेबल बॉन्डिंग अरेंज्ड इन हेडर बॉन्ड. इन हेडर बॉन्ड ऑल ब्रिक्स आर लेड विद शॉर्टर फेस एक्सपोज्ड ऑफ हेडर. तो शॉर्टर फेस एक्सपोज्ड ऑन द बॉल फेस. ये प्रोवाइड करता है
header bond, maximum strength and stability to the ball. And this is highly suitable for the bun brick थिक वॉल के लिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेडर बॉन्ड की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स अरेंज्ड जो होती है सो दैट हेडर शॉर्टर साइड्स आर विजिबल ऑन द फेस वॉल. अरेंजमेंट अगर देखा तो ब्रिक्स आर अरेंज्ड सो दैट हेडर्स और शॉर्टर साइड्स आर विजिबल ऑन द वॉल फेस. एंड इफेक्टिवनेस की बात करती है, प्रोवाइड करती है क्या, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी टू बन ब्रिक थिक वॉल के लिए. और ओवरलैपिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें तो ये इंश्योर करती है वर्टिकल जॉइंट इन ए सक्सेसिव. ओवरलैपिंग अरेंजमेंट इंश्योर वर्टिकल जॉइंट्स. इट इज़ सक्सेसिव कोर्स ऑफ एंड दिस इज डू नॉट अलाइन. अभी इसकी इनहेंस देख लेते हैं. स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द वॉल होता है कौन सी, हेडर बॉन्ड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेडर बॉन्ड, और उसका यूज जो होता है वाइडली फॉर कंस्ट्रक्टिंग लोड बेयरिंग्स वॉल वेयर थिकनेस इज ए क्रिटिकल एंड वेयर स्ट्रेंथ इज ए क्रिटिकल. देन वी विल यूज़ द हेडर बॉन्ड्स. हेडर बॉन्ड जो होता है बेस्ड वन ब्रिक वॉल्स होता है, गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव करता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को. नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश बॉन्ड के बारे में. इसके कंपोजिशंस क्या होते हैं, ये अल्टरनेटिव कोर्स होते हैं हेडर और स्ट्रेचर का.
हेडर एंड स्ट्रेचर्स आर अलाइंड सो दैट वर्टिकल जॉइंट्स डू नॉट अलाइन। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, दिस इज़ नोन फॉर द स्ट्रेंथ, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ड्यूरेबिलिटी। जो होता है ना इंग्लिश बॉन्ड, उसको स्ट्रेंथ से भी जाना जाता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए भी बेस्ट है। इसकी सूटेबिलिटी की बात करें तो ये मोर सूटेबल होता है फॉर वॉल थिकनेस ग्रेटर देन 1.5 ब्रिक और मोर। अब बात करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में। फ्लेमिश बॉन्ड के जो कंपोजिशंस होते हैं, ईच कोर्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ होता है अल्टरनेटिव हेडर और अल्टरनेटिव स्ट्रेचर्स के बारे में। फीचर्स की बात करें तो एस्थेटिकली प्लीजिंग ड्यू टू द इंट्रिक्टिक पैटर्न्स होते हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें फ्लेमिश बॉन्ड के लिए, दिस इज़ नॉट एज ए स्ट्रॉन्ग एज हेडर बॉन्ड फॉर 1 ब्रिक थिकनेस ऑफ द बाल। अब बात करते हैं सूटेबिलिटी के लिए, तो ये बेटर सूटेड होते हैं किसके लिए, फॉर डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, फॉर वॉल वेयर एस्थेटिक्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर द स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में। स्ट्रेचर बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है तो ऑल ब्रिक्स जो होती है वो लेड होती है विद लॉन्गर फेस टू द एक्सपोज्ड और स्ट्रेचर ऑन द फेस ऑफ वॉल। अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, तो दिस इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द पार्टीशंस बॉल और फॉर द बॉल ऑफ हाफ ब्रिक थिकनेस के लिए। अब इनके लिमिटेशंस की बात करें तो लैक ऑफ ओवरलैपिंग अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इन ए थिकर वॉल। असर्सेशन दे रखा है, एडिशन ऑफ लाइम टू द सीमेंट इम्प्रूव वर्केबिलिटी एंड मेक इट ईजियर टू हैंडल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस। तो इसमें पहला सही होगा। दूसरा कह रहा है कि लाइम इंक्रीज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ सीमेंट मिक्स विच इज़ रिड्यूस टू द श्रिंकेज और क्रैकिंग ड्यूरिंग द क्यूरिंग। तो ये भी सही होगा, तो इसका दोनों ही सही होंगे। असर्सेशन कह रहा है कि स्टेट दैट एडिशन ऑफ लाइम टू सीमेंट इम्प्रूव वर्केबिलिटी एंड मेक हैंडलिंग ईजियर टू ड्यूरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शंस। एक्सप्लेन दैट लाइम इंक्रीज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सीमेंट मिक्स, जो रिड्यूस करता है श्रिंकेज और क्रैकिंग ड्यूरिंग द क्यूरिंग्स। बहुत असर्सेशन ठीक है, सही है बात। आगे कुछ दे रखा है क्या। अब बात करते हैं एडिशंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ लाइम। ये इंप्रूव करता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ये प्रिवेंट करता है रैपिड लॉस ऑफ मॉइस्चर को, कौन, लाइम, और ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द करता है रिड्यूस श्रिंकेज और रिड्यूस क्रैकिंग ड्यूरिंग क्यूरिंग्स। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ दिख रहा है कि लाइम इज ऑफ्टन एडेड टू द सीमेंट मोटार और कॉन्क्रीट टू इम्प्रूव प्लास्टिसिटी, टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी, to improve overall handling during the constructions. Lime also contributes to the smoother and more cohesive mix, जो reduce करता है segregations और bleeding के लिए। तो lime का काम यहाँ भी होता है। नेक्स्ट आता है by improving water retention, lime ensure proper hydration of cement, जो essential होता है for achieving strength के लिए और essential for achieving durability के लिए। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के बारे में। तो स्लोप का क्या होता है, सोइल लिक्विफेक्शन इज़ मेनली कोज्ड बाय द, किसके कारण होती है, मेनली साइक्लिक लोडिंग सच एज अर्थक्वेक। करेक्ट आंसर है साइक्लिक लोडिंग सच एज अर्थक्वेक। इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से नहीं होता है, सडन ड्रॉप इन पोर वाटर प्रेशर की वजह से नहीं होता है, केमिकल कंटामिनेशन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कंसेप्ट समझ लेते हैं सोइल लिक्विफेक्शन के बारे में कि फिनोमिना वेयर द सैचुरेटेड सोइल लूज स्ट्रेंथ लूज स्टीफनेस, किसके कारण, कोजेस यूजुअली अकर ड्यू टू द साइक्लिक लोडिंग इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन सोइल के बारे में। जो सोइल होती है बिहेव लाइक लिक्विड विच इज़ लीड टू द इंस्टेंटिबिलिटी एंड लीड टू द स्ट्रक्चरल डैमेज। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर विच इज़ लूज द सोइल, हाई वाटर कंटेंट और सीजमिक एक्टिविटीज़। तो कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लूज सोइल, हाई वाटर कंटेंट एंड सीजमिक एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं लिक्विफेक्शंस को। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन द लिक्विफाइड सोइल मे बी सेटलमेंट, टिल्टिंग और कोलैप्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी, इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस आल्सो इंक्रीज इफेक्टिव स्ट्रेस स्टेबलाइज सोइल विच इज़ रिड्यूस चांस ऑफ द liquefaction. Liquefaction is more likely with decrease in effective stress. Next आता है sudden drop in pore water pressure. तो क्या होता है, drop in pore water pressure usually increase soil strength and liquefaction linked to the increased pore water pressure. केमिकल कंटामिनेशन, इसकी अगर इस ऑप्शन की बात करें तो में अल्टर सोइल प्रॉपर्टी जो होती हैं ये में अफेक्ट करती है सोइल स्ट्रक्चर को, परमेबिलिटी को और कोहिजन को। सो मेन कोज ऑफ सोइल लिक्विफेक्शन क्या होता है, साइक्लिक लोडिंग सच एज अर्थक्वेक।